नमस्कार, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे कि फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे मिल सकती है। हमने ये तो देखा पिछली वीडियो में कि फाइनेंशियल फ्रीडम कितनी आवश्यक है, लेकिन फाइनेंशियल हमने ये देखा कि फाइनेंशियल फ्रीडम होती क्या है, क्यों हमें फाइनेंशियल फ्रीडम पाने की कोशिश करनी चाहिए, ये सब हमने पिछले वीडियो में देखा। अभी हम लोग इस वाली वीडियो में ये चर्चा करेंगे, ये डिस्कस करेंगे कि फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे मिल सकती है, हमें क्या करना चाहिए, क्या क्या हम कर सकते हैं ताकि हम फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ जा सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें क्या है कि अपने अ, हमें अपने खर्चों को जो हमारे एक्सपेंसेस हैं जो हमारे एक्सपेंसेस हैं उसको हमें कंट्रोल में रखना है, मतलब नियंत्रण में रखना है। जैसे सपोज कीजिए कि हमारी नई जॉब जब लगती है ना, जब नई नई जॉब लगी है तो उस समय हमें अननेसेसरी खर्चों में नहीं पड़ना है। हमें अधिक से अधिक, सो मैं लिख देता हूँ, मैक्सिमाइज मैक्सिमाइज द सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। अगर हम अपने करियर के शुरुआती दिनों में, जो भी हमारी एज हो, 20 साल, 22 साल, 25 साल, जब भी हमारी नौकरी लगती है तब, तो शुरुआती दिनों में हमें इस बात पे ध्यान देना है कि हम अपनी सेविंग्स को मैक्सिमाइज करें और उसमें से कुछ पार्ट जो है इन्वेस्ट भी करें। हम अब आगे देखेंगे कि हम इन्वेस्टमेंट कहाँ कर सकते हैं, सेविंग्स कहाँ कहाँ कर सकते हैं। दूसरा ये कि फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे पाएं, ये सीखने का एक रास्ता ये भी है कि ये पहले ये जानना कि ऐसे कौन कौन सी आदतें हैं, चीज़ें हैं जिससे हम फाइनेंशियल फ्रीडम की दिशा से भटक सकते हैं, मतलब हमारी फाइनेंशियल फ्रीडम और डिले हो सकती है या नहीं मिल सकती है हमें। ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हम अगर करेंगे तो हमें फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं भी मिल सकती है या नहीं ही मिलेगी। तो उसमें से एक है कि अ, जैसे देखिए, जैसे मैंने ये कहा कि शुरुआती दिनों में, और इवन अगर शुरुआती दिनों में अपने खर्चों को नियंत्रित करना सीख लिया तो ये आपकी फिर आदत ही बन जाएगी और आप एक बहुत अच्छे तरह से फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी में आगे बढ़ पाएंगे। तो खर्चों को नियंत्रित करने से मतलब क्या है कि हमें शुरुआती दिनों में फ्रूगल लाइफ जीना है। अब फ्रूगल लाइफ से क्या मतलब है, फ्रूगल लाइफ स्टाइल मेंटेन करना है। इसका क्या मतलब है, जैसे कि स्टार्टिंग के डेज में हमें लोन्स नहीं लेने हैं। हमें ट्राई करना है कि हम लोन ना लें, है ना। लोन नहीं लेंगे तो आपकी ईएमआई नहीं आएगी, है ना। तो आपके पैसों पे, जो भी पैसा आपकी सैलरी से आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा, उस पे आपका कंट्रोल है ना, कि आप उसे कहाँ खर्च करें, कैसे खर्च करें। तो फ्रूगल लाइफ मतलब आप शुरुआती दिनों में घर वर ना खरीदें। अगर आपके पास घर है पहले से, जो आपके पेरेंट्स ने बनाया हुआ है, आप उनके साथ ही रह रहे हैं, तब तो ये सबसे अच्छी बात है ना। यदि आप उनके साथ नहीं रह रहे हैं, आपका होम टाउन कहीं और है और आप कहीं और नौकरी करते हैं, तो वहाँ कोशिश करें कि किराए में रहें आप शुरुआती दिनों में, है ना। मैं ये सब स्टार्टिंग के डेज की बात कह रहा हूँ, जब आप 20-25 साल के हैं, उस समय जब आपकी नौकरी लगती है, मैं उस जमाने की बातें कह रहा हूँ। घर तो जरूरी है, लेकिन पहले कुछ पैसे बचा लें, उसके बाद घर लें, ये अच्छा होता है। तो अभी शुरुआती दिनों में वो काम ना करें, आप किराए के मकान में रहें। ढेर सारा नेगोशिएट करें लैंडलॉर्ड से कम आपको किराए में मिले, कम से कम किराए में मकान मिल जाए रहने के लिए। फ्रूगल लाइफ स्टाइल का एक ये हिस्सा है कि नो ईएमआईज, है ना। मतलब लिव
ऑन रेंट्स। आप जो है तुरंत में जाकर के, हम लोगों की आदत होती है हमारी कि हम जाके कार या बाइक खरीद लेते हैं लोन पे। तो आपको उससे बचना है, ठीक है ना। कुछ पैसा पहले जमा कर लीजिए, इतना एटलीस्ट जरूर जमा कर लीजिए कि आपका जो है अगर आप ईएमआई भी लें तो उसका साइजेबल अमाउंट, अगर आप लोन भी लेना चाह रहे हैं अपनी बाइक, जो आपको ऑफिस से जाने आने के लिए बाइक की या कार की जरूरत भी है, तो आप इतना पैसा तो जमा पहले कर लीजिए कि सिग्निफिकेंट हिस्सा जो है आप डाउन पेमेंट कर पाए और बहुत थोड़ा सा ही लोन ले आप, ठीक है ना। ये कर पाए पहले, इसके लिए पहले पैसा थोड़ा जमा कर लीजिए। उसके बाद अगर आपको ईएमआई लेनी जरूरी है तो लीजिए। कोशिश तो ये कीजिए कि आपका जो जहाँ पे आप रहते हैं, जो आपका घर है, मतलब जो रेंट पे आपका घर है, रेंट पे जो घर है ना, वो बहुत ही क्लोज हो टू द ऑफिस। बहुत पास में यदि आप रहेंगे तो आपको बाइक कार की वैसे भी जरूरत नहीं पड़ेगी ऑफिस जाने आने के लिए। आप जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर सकते हैं, यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट, यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट। ये सब करने से हम लोग जो है पैसे बचा सकते हैं। अवॉइड ईटिंग आउट। अब देखिए, बाहर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बाहर हमें बिल्कुल भी लाइफ को एंजॉय नहीं करना चाहिए, लेकिन हाँ, जितना कम से कम हो सके उतना ही करें बाहर। पहले हम शुरुआत में कुछ पैसे बचाएं, है ना। एक एक रुपया जो हमारा बचेगा वो आगे चल के हमें काफ़ी हेल्प करेगा फाइनेंशियल फ्रीडम पाने में। तो अवॉइड ईटिंग आउट, कम से कम खाएं, महीने में एक बार खाएं। जहां हमारी आदत महीने में 4 बार, 5 बार, 10 बार खाने की है, महीने में 2 बार हम खाएंगे, ठीक है ना। 2 वीक में एक बार खा लेंगे, तो ये करेंगे, है ना। हाँ, ये सब कुछ आदतें हैं जिससे हम अपनी सेविंग को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। एक रूल ये है कि बहुत पॉपुलर रूल है, फॉरेन में काफ़ी फेमस है, कि 50, 30 और 20। इसका क्या मतलब है कि आप आपकी सैलरी का 50% जो है वही आप खर्च करें, जो है इसमें, कि जहाँ जो भी आपके खर्चे हैं आप कोशिश करें कि आपकी सैलरी जितनी घर आप लेकर के आते हैं उसमें से आधा पैसा ही मैक्सिमम जो है आपके खर्चों में जाए, है ना। और 30% जो है आप उस चीज के लिए रखें जो आप जो एंजॉय करना चाहते हैं लाइफ में। जैसे मैंने कहा कि आपको बाइक लेना है ना। अब ये एंजॉय है या नीड है, ये आप देखिए, है ना। सो इसको उन्होंने, जिन्होंने ये रूल बनाया है, उसको उन्होंने इसको ऐसे रखा है कि एसेंशियल, नीड और वांट। नहीं, ऐसे नहीं है, सॉरी। सो ये है आपका नीड, ये है वांट, और ये है सेविंग्स। सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट जो कहिए, मतलब ये रूल ये कहता है कि 50% आप अपने नीड पे खर्चा कीजिए, 30% आप अपनी वांट्स पे खर्चा कीजिए, और 20% आप अपने सेविंग या इन्वेस्ट कीजिए, 20% से अपनी सैलरी के। तो ये रूल है, ये कहीं वेस्ट में पहले अपनाया गया, फिर बाद में बहुत जगहों में पॉपुलर हुआ। इंडिया में भी काफ़ी जो फाइनेंस के एक्सपर्ट्स हैं वो ये रूल बताते हैं। अच्छा रूल है, आपको एक डिसिप्लिन में लेकर के आएगा ये। तो ये कहता है कि आपकी सैलरी का 50% जो है आप अपनी नीड्स पे खर्च कीजिए। जैसे जो एसेंशियल एक्सपेंडिचर्स जो हो नहीं है, जैसे आप रेंट पर रहते हैं तो उसका आपको रेंट देना ही पड़ेगा, है ना। फिर आपका जो भी है ऑफिस जाने खाने का जो खर्चा है वो करेंगे ही। अगर आपका जो इंश्योरेंस के खर्चे हैं, प्रीमियम जो आप भरते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस का हो या जो भी टर्म इंश्योरेंस वगैरह का हो, तो वो चीज़ें, तो ये सब ये नीड में हो गया है ना। आपको अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है, करना ही करना है हर महीने। तो वो ये सब चीज़ ये 50% में आप कर लीजिए। 30% वो पैसा उस तरफ रख दीजिए अपनी सैलरी का, जो आप
वांट्स पे खर्च करना चाहते हैं। वांट क्या हो सकता है, जो एसेंशियल तो नहीं है बट आपको अपनी लाइफ भी एंजॉय करनी है। जैसे आप साल में एक बार कहीं घूमना चाहते हैं, इंडिया या अब्रॉड, तो अपनी सैलरी से 30% हर महीने में पैसा जो है एक अलग से अकाउंट बना के उसमें डाल दीजिए, ताकि ये उधर खर्च हो, है ना, कि कहीं घूमने आपको जाना है। मान लीजिए आपको आपकी बाइक का ईएमआई भरना, जो डाउन पेमेंट है वो करना है। आप लोन पे ही लेना यदि चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन उसका डाउन पेमेंट है, उसके लिए पहले आप पैसा सेव करें इस 30% में से, है ना। आपको कार खरीदनी है, उसके लिए डाउन पेमेंट के लिए, आपको घर भी खरीदना है तो उसके लिए डाउन पेमेंट के लिए, सबके लिए यहाँ पे इस 30% में आप कर सकते हैं, है ना। एंटरटेनमेंट, मूवी देखने जाना है, उसके लिए आप इधर पैसा बचाएं, है ना, और इधर से अपना जाएं, है ना। तो ये 30%, और 20% जो है उसमें आप जो है इन्वेस्ट करें या सेव करें, ठीक है। तो इधर ये हो गया, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हैं, और ये अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको एक रूल भी मिलेगा, एक डिसिप्लिन भी मिलेगा, और हमारी लाइफ में डिसिप्लिन होना ही होना चाहिए। चलिए अब देखते हैं कि हम सेविंग या इन्वेस्टमेंट जो है वो कहाँ कहाँ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ उन्होंने लिखा है, दो दो भागों में बांट दिया है, बचत और निवेश, ठीक है ना। बचत का मतलब सेविंग, इधर इन्वेस्टमेंट, ठीक। तो बचत आप कहाँ कर सकते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट। अब देखिए क्या है फिक्स्ड डिपॉजिट का, क्या यूज है कि इसको आप वहाँ यूज कीजिए। देखिए इन चीज़ों में आपको ज़्यादा रिटर्न तो नहीं मिलेगा, बचत वाले में जो मैंने जो जो लिखा है, लेकिन ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा आपके फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी में। कैसे, जैसे हम एग्जांपल से देखते हैं, फिक्स्ड डिपॉजिट। अब फिक्स्ड डिपॉजिट क्या है, इसका रिटर्न जो है वो ज़्यादा तो नहीं मिलता है। मान लीजिए अभी 6%, 7%, या 5 से लेकर 7%, 8%, किसी किसी केस में इतना मिलेगा। तो ये भी एक अच्छा रिटर्न है, बट इतना अच्छा नहीं जितना आप प्रॉपर निवेश करके पा सकते हैं। बट हमारे पास फिक्स्ड डिपॉजिट होना चाहिए। स्पेशली इसको हम यूज कर सकते हैं उन दिनों के लिए, जैसे मान लीजिए जैसे मान लीजिए किसी की जैसे आपके महीने के खर्चे जो भी हैं, सपोज कीजिए आपके महीने का खर्चा है 25,000, ठीक है ना। आपके प्रति महीने 25,000, जो ऊपर मैंने बोला है 50% वाला, जो आप कमाते हैं अगर 100 रुपये है तो उसमें से 50 रुपया, 10,000 कमाते हैं तो 5,000 रुपये, जो भी है 1 लाख कमाते हैं तो 50,000 रुपया। तो वो जो 50,000 है, यदि वो आपका खर्च है, कि आपका खर्च होना ही होना है, उतना नीड है आपका, है ना, तो वो 50,000 और कम से कम 6 महीने का या साल भर का, आइडियली मतलब उससे भी ज़्यादा जितना हो सके उतना अमाउंट आप जो है वो आप फिक्स डिपॉजिट में डाल के रख दीजिए। अब ये एक बार में तो क्रिएट नहीं होगा, तो हर महीने थोड़ा थोड़ा अमाउंट आप फिक्स डिपॉजिट करते जाइए, है ना। और टारगेट ये रखिए कि आपके पास हमेशा 6 महीने से लेकर के साल भर का तो हो ही हो, है ना। आपके खर्चों के बराबर मैं कह रहा हूँ, इनकम के बराबर नहीं कह रहा हूँ, है ना। तो अगर 25,000 आपके खर्चे हैं तो 1.5 लाख रुपए आपके एफडी में होना चाहिए, कम से कम, है ना। 25 × 6 1.5 लाख, ठीक है ना। अधिक हो तो और अच्छा है ना। अगर आपके खर्चे 50,000 है तो 50,000 × 6 3 लाख रुपया। तो मिनिमम 3 लाख रुपया आपके पास एफडी में हमेशा होना चाहिए। इसको हम लोग कहते हैं इमरजेंसी फंड। ये आप इमरजेंसी फंड में इसको बना के चल सकते हैं। अगर आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं होगा, देखिए समय कोई नहीं जानता है कब क्या होगा, है ना। मान लीजिए जॉब चली गई या कोई और खर्चा आ गया, मेजर खर्चा आ गया, तो आपको जो आप निवेश कर रहे हैं यहाँ पे, वो आपको नहीं तोड़ना पड़ेगा। आप इस इमरजेंसी फंड को वहां यूज कर सकते हैं। तो ये फिक्स डिपॉजिट का वो पर्पस है ना। ये आप कर सकते हैं। पीपीएफ या ईपीएफ, अगर आप ऐसी जॉब करते हैं जहां आपका एम्प्लॉयर जो है आपको ईपीएफ देता है तो बहुत अच्छा है, ये गवर्नमेंट की स्कीम है। इससे आपको टैक्स में भी काफी राहत मिलती है ना। और ये बहुत ही अच्छी चीज है। तो ये बहुत धीमा धीमा जो है आपका एक लॉन्ग टाइम में अच्छा खासा कॉर्पस जो है ये बचा के आपको, बना के आपको दे देगा।
तो ये आपका होना चाहिए। यदि आप ऐसी जॉब नहीं करते हैं जहाँ पे आपका एम्प्लॉयर आपको ईपीएफ दे, मतलब नहीं देता है आपको ईपीएफ, पीपीएफ का कंट्रीब्यूशन नहीं है आपकी सैलरी में, या फिर कोई आप अगर पर्सनल बिजनेस करते हैं, ठीक है ना, आपका अपना व्यवसाय है, आप फ्रीलांसर हैं, कुछ भी है, उस केस में, या ऐसे भी अगर आपके पास ईपीएफ है तो भी अगर आप चाहें तो आप पीपीएफ भी खोल सकते हैं, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ठीक है। पीपीएफ अकाउंट आप बैंक्स में या पोस्ट ऑफिस वगैरह में खोल सकते हैं। यहाँ से भी आपको लगभग 7% का रिटर्न मिलता है, जो कि ऐसे देखा जाए तो रिटर्न तो ज़्यादा नहीं है, बट इससे आपको टैक्स में काफ़ी राहत मिलती है। तो अगर आप उस चीज़ को अगर जोड़ेंगे तो अच्छा खासा ये बचत हो गया। दूसरा, जब ये मैच्योर हो गया आता है जो अमाउंट, तो जो अमाउंट आपका मैच्योर है, मान लीजिए आपने जीवन भर में 10 लाख रुपए लगाए हैं, ये 15 साल के लिए होता है पीपीएफ। तो 15 साल में सपोज कीजिए आपने 10 लाख रुपए लगाए हैं, वो आपके कुछ भी बन गए, मैं मुझे नहीं पता एग्जैक्टली क्या कैलकुलेशन है, सपोज कीजिए आपके 20 लाख टोटल हो गए, तो 10 लाख रुपए आपने, आपका पैसा है, और 10 लाख आपका गेन हुआ है। वो जो गेन होगा वो टैक्स फ्री होगा। पीपीएफ जो होता है वो टैक्स फ्री होता है। मतलब जब आप अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं, सबसे पर मंथ कुछ पैसा डाल रहे हैं पीपीएफ अकाउंट में अपने, तो वो भी आपके टैक्स में बचत में काम आता है। जब आप मैच्योरिटी पे इस पैसा को निकालेंगे तो जो गेन है आपका, रिटर्न वाला पैसा है, वो भी टैक्स फ्री है। तो उस सेंस में अगर देखें तो सिर्फ ये 7% का रिटर्न नहीं है, ये अधिक का रिटर्न है। कितना होगा ये एक दूसरा कैलकुलेशन है, हम लोग उसमें ना जाए, बट ये एक अच्छी चीज है। अदर गवर्नमेंट स्कीम्स, जैसे बहुत सारी स्कीम होती हैं, जैसे कि अगर किसी की बेटी है तो उसके लिए सुकन्या समृद्धि योजना है जो उसे करवाना चाहिए, है ना, ये भी टैक्स में आपको बचत देगा। जब ये पैसा विड्रॉ किया जाएगा, मैच्योर होगा, उस समय भी टैक्स फ्री होगा ये। फिर आपके पोस्ट ऑफिस में चलने वाले स्कीम्स हैं, है ना, वो आप देख सकते हैं। टैक्स फ्री जो टैक्स सेविंग एफडीज होते हैं वो आप कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो आप इधर कर सकते हैं बचत में। आप बॉन्ड खरीद सकते हैं। अब बॉन्ड क्या चीज होती है, ये गवर्नमेंट बॉन्ड हो सकता है, कॉरपोरेट बॉन्ड प्राइवेट सेक्टर का हो सकता है। इसमें क्या है कि अगर गवर्नमेंट कंपनी कर रही हो या प्राइवेट कंपनी बॉन्ड इशू कर रही हो तो आप उस बॉन्ड को परचेज कर सकते हैं। इसमें क्या है कि कंपनी जो है वो मार्केट से कुछ पैसा तो ले रही है लेकिन बदले में शेयर नहीं दे रही है। नॉर्मली मार्केट से पैसा उठाने के लिए कंपनी जो है आईपीओ लाती है, तो कुछ परसेंट अपना शेयर जो है वो लिक्विडेट करती है और पब्लिक में उसको रिलीज करती है, जिससे हम और आप खरीदते हैं तो हमारी से कंपनी में हिस्सेदारी होती है। बॉन्ड से ऐसा नहीं होता है। बॉन्ड से वो कुछ कंपनी जो है कुछ समय के लिए मार्केट से पैसा उठाती है, अगेन पब्लिक से ही उठाती है पैसा, लेकिन उसके बदले में कुछ फिक्स्ड परसेंटेज इंटरेस्ट देती रहती है और आपका मूलधन भी जो है वो लौटा देती है। तो इसको बॉन्ड कहते हैं। ये आपका रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम भी बन सकता है ना। मान लीजिए 5 गवर्नमेंट स्कीम्स में अगर गवर्नमेंट कंपनीज का बॉन्ड है तो ये 5% के लगभग जो है 3, 4, 5, 6% इसी तरह से इसका रिटर्न मिलता है। तो बहुत बार जो होता है गवर्नमेंट कंपनीज जो है वो एनुअल बेसिस पे आपको इंटरेस्ट पे आउट करती रहती है, और जो मेच्योरिटी के मान लीजिए 10 साल का बॉन्ड है तो 10 साल के बाद आपका जो इन्वेस्ट आपने मान लीजिए 1 लाख रुपए लगाया है तो वो 1 लाख भी आपको मिल जाएगा, और इन 10 साल तक का हर साल जो है आपको, या जो भी फ्रीक्वेंसी हो इंटरेस्ट पे आउट की, 6 महीने या साल भर, तब तक आपको जो है पैसा मिलता रहेगा। तो ये एक रेगुलर सोर्स ऑफ आपका पैसिव इनकम का एक सोर्स हो गया। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ होती है, लेकिन इसमें काफ़ी सारे कंसिडरेशंस होते हैं। आप फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के ही, सलाह लेकर के ही बॉन्ड में इन्वेस्ट करें, ठीक है। इंश्योरेंस, अब देखिए इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है। इंश्योरेंस क्यों ज़रूरी है कि अगेन ये आपका इमरजेंसी में काम आएगा। इसको आप इन्वेस्टमेंट की तरह ना लें, लेकिन इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस ज़रूरी है। अब हेल्थ इंश्योरेंस, मान लीजिए आप इन्वेस्ट ही किए जा रहे हैं, इन्वेस्ट ही किए जा रहे हैं। अब समय है, देखिए 5 साल पहले कोविड अचानक आ गया था, किसी को नहीं पता है, या छोड़ दीजिए कोविड, तो पैंडेमिक हो गया, कोई भी और चीज़ हो सकती है, हेल्थ इमरजेंसी। तो विदाउट पैंडेमिक ऐसे नॉर्मल लाइफ में भी कोई सी भी इमरजेंसी आ सकती है। तो इसीलिए हेल्थ इंश्योरेंस आपका होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी कंपनी प्रोवाइड कर रही है तो बहुत अच्छा, कंपनी प्रोवाइड कर रही है तो भी, और ऐसे भी आपका एक पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस भी होना चाहिए जो आपको समय बेसमय जो है वो बचाएगा।
इमरजेंसी से, है ना, और आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स नहीं तोड़ने पड़ेंगे, है ना। इन्वेस्टमेंट यदि आप तोड़ते हैं तो आप फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी आपकी डिले होगी, ठीक है ना। तो वो, या आपके पास एक हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, ठीक, ये आपके पास अवश्य ही होना चाहिए। और दूसरा जो है आपका टर्म इंश्योरेंस। तो ये सब एक प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानर से आप पूछ के, एडवाइजर से पूछ के, आपके एरिया में जो भी हो, जिस पे भी आप भरोसा करते हो, जो जानकार लोग हों, उनसे पूछ के आप ये दोनों चीजें, ये सब ले सकते हैं। बॉन्ड भी उन्हीं से पूछ के करें, है ना, तो ये सब उनसे पूछ के करें। तो इतनी जगहों पे आप जो है सेविंग कर सकते हैं। सेविंग आपको रिटर्न तो बहुत ज़्यादा कमा के नहीं देगा, लेकिन आपको ये हेल्प करेगा आपकी इन्वेस्टमेंट की जर्नी में। क्योंकि अगर ये सेविंग वाला पार्ट नहीं होगा और सिर्फ इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट होगा आपकी लाइफ में, तो किसी भी इमरजेंसी में आपको अपना इन्वेस्टमेंट तोड़ना पड़ सकता है। और अगर आप इन्वेस्टमेंट तोड़ेंगे तो कंपाउंडिंग के प्रोसेस को आप डिस्टर्ब कर रहे हैं, जो कि बहुत डेंजरस सी चीज है, ठीक है। तो वो नहीं होना चाहिए। अब देखिए, निवेश, इतना आप समझ गए। अब है निवेश की तरफ आते हैं। निवेश यानी इन्वेस्टमेंट। सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट जो आप कर सकते हैं वो अपने खुद के ऊपर है। कैसे? जैसे आप कोई नई स्किल सीखें। आपको यदि नई स्किल सीखेंगे, या जो आप काम करते हैं उसी में कोई स्किल सीखें, अच्छा, जो आप अपनी कंपनी के लिए एसेंशियल बन जाए, है ना। तो आपकी सैलरी, अब आपकी एग्जिस्टिंग कंपनी में जो हो, वो आपकी सैलरी बढ़ेगी, क्योंकि आप ज़्यादा स्किल्ड हैं, तो आप ज़्यादा अच्छे से ज़्यादा एफिशिएंटली काम कर सकते हैं अपनी कंपनी में। तो वो वहाँ पे आपका जो है ग्रोथ होगी, आपकी कंपनी में आप ज़्यादा पैसा कमा पाएंगे, है ना। या नहीं तो अगर आप कंपनी स्विच करते हैं, तो चूंकि आप बेटर प्रिपेयर्ड हैं, तो आपको वहां भी अच्छे सैलरी पे आप निगोशिएट कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप दूसरे क्षेत्र की भी कोई नई स्किल सीख रहे हैं, तो आप एक साइड हसल शुरू कर सकते हैं। साइड हसल का क्या मतलब है कि आप अपना काम तो कर रहे हैं मन लगा करके, लेकिन जब आप घर आते हैं, जो आपके पास थोड़ा सा फ्री टाइम है, खाना वाना खाने के बाद जो आपके पास थोड़ा सा फ्री टाइम है, उसमें आप कुछ थोड़ा बहुत दिन का आधा घंटा 1 घंटा दे सकते हैं अपने स्किल के बेसिस पे। तो उधर से भी आप कोई इनकम जनरेट कर सकते हैं। हम लोग दूसरे सोर्स ऑफ इनकम पे मैं कोई और भी वीडियो बनाऊंगा जहां पे डिस्कस करूंगा। लेकिन ये आप जान लीजिए कि आपको सेल्फ पे इन्वेस्ट करना ही चाहिए। ये सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है। आप बाकी चीज़ों पे जो करके, जैसे आप ये जो बाकी आगे मैंने लिखा है, गोल्ड, रियल एस्टेट, स्टॉक मार्केट, इस पे आप करके 10%, 11%, 12% या जो भी है, इस तरह से रिटर्न कमा तो सकते हैं। लेकिन सेल्फ पे इन्वेस्ट करके, अपने आप पे इन्वेस्ट करके, अगर आप प्रॉपर स्किल्स सीखते हैं जो कि मार्केटेबल हो, है ना, जिसकी जरूरत हो मार्केट में, वैसी वाली स्किल्स, तो आप ये भी पॉसिबल है कि साल भर में आप अपनी इनकम को जो डबल कर लें। ये गोल्ड, रियल एस्टेट और स्टॉक मार्केट से पॉसिबल नहीं है। ये बस लक के बेसिस पे यहाँ पॉसिबल हो सकता है, लेकिन स्किल के बेस पे नहीं है और सस्टेनेबल नहीं है। लेकिन अगर खुद पे निवेश करते हैं स्किल सीखने में, तो ये सस्टेनेबल ग्रोथ आपकी होगी और आपकी इनकम ज़्यादा बढ़ेगी और बहुत तेजी में बढ़ेगी, जिससे कि आप अधिक पैसा सेव और इन्वेस्ट कर पाएंगे, ठीक है ना। ज़्यादा जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम पाने का एक रास्ता ये है कि आप अधिक पैसा इन्वेस्ट करें। अधिक पैसा कैसे इन्वेस्ट करेंगे? जब आप अधिक कमाएंगे, ठीक है ना। तो अधिक कमाएंगे, तो अधिक कमाने का क्या तरीका हो सकता है? सेल्फ इन्वेस्ट करने का, है ना, सेल्फ इन्वेस्टमेंट। अगर आप खुद पे निवेश करेंगे तो आप अधिक से अधिक पैसा कमाएंगे, तो आपका जो है आप अधिक से अधिक निवेश भी कर पाएंगे। ये चीज हो गई, ठीक है ना। एक ये हो गया। दूसरा है गोल्ड। गोल्ड आपका एक काफी सेफ इन्वेस्टमेंट है। इसके रिटर्न जो है वो स्टॉक मार्केट की तरह तो नहीं होते हैं लॉन्ग टर्म में, कुछ पीरियड में हो सकता है, बट ओवर अ वेरी वेरी लॉन्ग पीरियड, मतलब 20 साल 25 साल के पीरियड में ये देखा गया है कि ये आपको 8 से लेके 10% तक का जो है रिटर्न दे सकता है। और ये काफ़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट होती है। गोल्ड में इन्वेस्ट करने के कई तरह तरीके हो सकते हैं। आप डायरेक्ट गोल्ड खरीद सकते हैं, फिजिकल गोल्ड। आप जो है डिजिटल गोल्ड भी खरीद सकते हैं। स्टॉक मार्केट के थ्रू गोल्ड का ETF होता है,
गोल्ड के बॉन्ड्स होते हैं, है ना, बॉन्ड फंड होते हैं गोल्ड वाले, वो सब आप खरीद सकते हैं। तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के ही ये काम करें। तीसरा है रियल एस्टेट। अब रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट जो है वो भी देखा गया है भारत में कि एक बहुत 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 लंबे समय में ये भी 6 से लेकर के 10% तक का रिटर्न दे सकता है। लेकिन हाँ, किन्हीं किन्हीं क्षेत्रों में ये देखा गया है, आप अगर आपने आपकी इन्वेस्टमेंट मान लीजिए किसी ऐसे ज्योग्राफिकल लोकेशन में है, इंडिया में या इंडिया के बाहर, जिसका अचानक से ही बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जहाँ पे होता है, तब ये ग्रोथ 10% से काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। हो सकता है कि 5 साल में ही आपके रियल एस्टेट का जो पैसा है वो डबल ट्रिपल या 4-5 गुना भी हो जाए, ये हो सकता है। बट ये हो सकता है, जरूरी नहीं है कि ऐसा होगा। सस्टेनेबल ग्रोथ जो है रियल एस्टेट से वो भी 6 से 10% का ही है रियल लाइफ में, है ना। लेकिन ये अच्छी इन्वेस्टमेंट है, और ये लेकिन काफ़ी बिग टिकट साइज है। मतलब आप इसमें वो व्यक्ति नहीं कर सकता है जो महीने के 20-25 हज़ार कमाता है। उसको अगर इन्वेस्ट करना है रियल एस्टेट में, तो उसे कहीं ना कहीं से फिर लोन उठाना पड़ेगा, और लोन उठाएगा तो फिर वो फिर ईएमआई के चक्कर में फंसेगा, फिर अपनी ज़िंदगी बर्बाद करेगा। तो रियल एस्टेट थोड़ा सा, जब आपके पास अधिक पैसे हो जाए, मतलब 50 लाख 1 करोड़ रुपए से ऊपर जब आपके पास हो जाए, उस जमाने में आप कर सकते हैं रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट। अगर आपके पास वो पैसा हो चुका है तो आपको करना चाहिए रियल एस्टेट में। अगर नहीं है वैसा पैसा आपके पास, तो पहले आप वो पैसा कमाने की कोशिश करें, जो कि अगेन सेल्फ इन्वेस्टमेंट से ही आएगा वो पैसा। अब है सबसे वोलाटाइल जो है, वो है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट क्या है? इसमें आप कई तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप डायरेक्ट शेयर्स खरीद सकते हैं अगर आपकी समझ बूझ अच्छी है तो। अगर आपको नॉलेज है, आप समय दे सकते हैं कंपनीज के बारे में पढ़ने में, जानने में, उसके बिजनेस के बारे में, उनके रेवेन्यूज के बारे में, उनके अदर पोटेंशियल्स के बारे में, अदर एस्पेक्ट्स के बारे में। तो बहुत अच्छी बात है, तो तब आप खुद कर सकते हैं। अगर आपको ये सब नहीं आता है, आपका कोई और जॉब करते हैं, जो कि मैक्सिमम लोग कोई और जॉब ही करते हैं, और उनको नॉलेज नहीं होती है ये स्टॉक मार्केट की, उस केस में भी आप स्टॉक मार्केट से बेनिफिट उठा सकते हैं। वो होता है म्यूचुअल फंड का रास्ता। देखिए, स्टॉक मार्केट में आप थ्रू म्यूचुअल फंड भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, है ना। और दूसरा, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना उन लोगों के लिए भी सही है, म्यूचुअल फंड के थ्रू स्पेशली, जो सैलरीड क्लास है ना। आप इसमें अभी तो आप 100 रुपये पर मंथ से भी इन्वेस्टमेंट अपनी शुरू कर सकते हैं। रियल एस्टेट में आपका बिग टिकट साइज होना चाहिए। आप गोल्ड में भी छोटे पैसे से इन्वेस्ट कर सकते हैं, डिजिटल गोल्ड में, वहां भी पॉसिबल है। तो यहाँ गोल्ड में भी कर सकते हैं, और म्यूचुअल फंड में भी 100 रुपये प्रति महीने से भी कर सकते हैं, आप चाहें तो। अगर आप 100 रुपये प्रति महीने से करेंगे, तो धीरे धीरे करके जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी, तो आप इस अमाउंट को बढ़ाते जाएंगे। लॉन्ग टर्म में देखिए, स्टॉक मार्केट में या म्यूचुअल में, स्टॉक मार्केट में ही मतलब, कभी भी हमें जब आना चाहिए तो हमारा विजन जो है मोर देन 10 ईयर्स का होना चाहिए। 10 साल से कम के लिए यदि आपको निवेश करना है, तो आप कृपया करके स्टॉक मार्केट में ना करें इन्वेस्ट। वो पैसा को आप गोल्ड में ही इन्वेस्ट करें, है ना, इधर करें, इन सभी चीज़ों में, यहाँ सब में आप सेव करें, तो ये ज़्यादा सही रहेगा। लेकिन स्टॉक मार्केट में यदि आपको करना है, तो आप जो है वो 10 साल से ऊपर का ही अपना जो भी पैसा है, जिन पैसों की आपको 10 साल में ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, उन्हीं पैसों को आप जो है म्यूचुअल फंड में निवेश करें, या डायरेक्ट इक्विटी भी आप खरीदना चाहते हैं तो वहाँ करें। तो ये सारे तरीके हैं जिससे आपको एक लॉन्ग टर्म में फाइनेंशियल फ्रीडम जो है फाइनेंशियल फ्रीडम जो है वो आपको मिल सकती है। ये लॉन्ग टर्म में ही मिलती है। अगर लॉन्ग टर्म का मेरा मतलब है लॉन्ग जर्नी होती है काफ़ी ये। आपको कम समय में यदि चाहिए, ये यदि आपको कम समय में चाहिए, तो आपको सेल्फ इन्वेस्टमेंट पे ध्यान देना पड़ेगा, सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे ध्यान देना पड़ेगा, कि आप ऐसी स्किल लगातार सीखते रहें जिसकी मार्केट में डिमांड हो,
और ताकि आपको पेमेंट मिले। तो आपकी सैलरी मान लीजिए इस साल 10,000 रुपये प्रति महीना है और आपने प्रॉपर स्किल्स सीखी, तो बहुत अ, हद तक पॉसिबल है कि अगले साल आपकी सैलरी 20,000 यानी कि डबल भी हो सकता है। ऐसा दूसरा कोई सा भी इन्वेस्टमेंट का सोर्स नहीं है जहां आप ये श्योरली कह सकते हो कि डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा। हो भी सकता है, बट वो स्पेकुलेशन का गेम है और काफी खतरनाक गेम है। हमें उन चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन सिर्फ इन्वेस्टमेंट करके आप जो है अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी को कम समय में भी पूरा कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने आज सीखा इन चीजों को कि कैसे कैसे हम कहाँ कहाँ पैसे को सेव कर सकते हैं और कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। कैसे हम अपने फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी को कम से कम समय का बना सकते हैं और अच्छे से कर सकते हैं एक सस्टेनेबल वे में। तो आई होप कि आपको थोड़ा बहुत समझ आया होगा। और इस तरह से हम लोग जो है, आपको अगर ये कुछ समझ में आया हो, आपको कुछ वैल्यू मिला हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने कमेंट्स भी जरूर डालिए इस वीडियो पे। और इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। तो आगे हम लोग और भी किसी वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच कि आपने इस वीडियो को देखा और अपना सपोर्ट दिया। सो हम लोग अगले किसी वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।